नमस्कार, स्वागत है आपका बेबाक बात में। मैं हूं तनवीर फातिमा। इन दिनों यूपी का माहौल चुनावी है और इसी चुनावी माहौल में क्या कुछ मुद्दे हैं जो चल रहे हैं और आने वाले दिनों में किस तरह ये चुनाव की जो लहर है ये किस तरफ किस रुख मुड़ेगी, ये जानने के लिए आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नीरज बोरा जी, जो कि भाजपा के विधायक हैं और आज हमसे करेंगे बेबाक बात। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आपसे कि बहुत लंबे समय से आपका और आपके परिवार का ताल्लुक कांग्रेस से रहा है, अब आप बीजेपी में हैं, क्या डिफरेंस है? नहीं, मैंने भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता 2014 से पहले ली थी। काफ़ी समय हो गया है मुझे यहाँ पर पार्टी में। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक पारदर्शी पार्टी है, जो कहती है वो करती है। पार्टी ने जो घोषणा पत्र 2014 में प्रस्तुत किया था और 2017 में जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था, आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हमने घोषणा पत्र में जारी सभी बातें पूरी करने का काम किया है। तो जो हम कहते हैं वो करते हैं और निश्चित रूप से राष्ट्र सर्वोपरि है। कांग्रेस भी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, ख़ास तौर से जब से प्रियंका गांधी उतरी हैं, उन्होंने कमान संभाली है। 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही है। इसको आप किस तरह देखते हैं? कांग्रेस पार्टी अपनी बातें हमेशा करती रही है। उसके पास तो पूरा भरपूर मौका देश की जनता ने पहले भी दिया है और उन्होंने कितना पूरा किया है, किसको कितना बढ़ावा दिया है, ये तो सभी लोग सर्वविदित है। आज वो चुनाव के मौसम में कोई अपनी बातें कहना चाहते हैं, रखना चाहते हैं और लोगों को ढाढ़स बंधा रहे हैं, तो समय बताएगा कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की जो भावना है, जिसमें महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व बड़ी संख्या में हुआ है। और आज़ादी के इतने दिन बाद भी अगर लखनऊ को सबसे पहली बार महिला महापौर का सम्मान प्राप्त हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी ने देने का कार्य किया है। जिस तरह से कांग्रेस की प्रतिज्ञा रथ यात्रा एक चल रही है, उसमें तरह-तरह के चुनावी वादे भी किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर हम जीतते हैं तो हम इस तरह से फ़ायदा पहुँचाएँगे। आप किस तरह देखते हैं इन वादों को? हम इन सब वादों को झूठा और इसको नकारते हैं, क्योंकि मैंने यही बात कही आपसे कि देश की आज़ादी के बाद सत्ता कांग्रेस के पास थी। कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया, विभाजन का बात की और लोगों में वोट की राजनीति की, तुष्टीकरण की राजनीति की। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई उँगली नहीं उठा सकता है। पहली बात तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हों, कोई उनके ऊपर भ्रष्टाचार की उँगली नहीं उठा सकता है। और निश्चित रूप से हमने हर वर्ग का ध्यान रखा है, हर धर्म का ध्यान रखा है। और आज जितनी भी योजनाएँ हैं, उन योजनाओं को अगर आप देखें, तो किसी भी योजना का नाम किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं है। चाहे भारत सरकार की योजना है तो प्रधानमंत्री योजना का नाम होता है, मुख्यमंत्री की योजना है तो मुख्यमंत्री नाम होता है। हम लोगों ने एक परिवारवाद और परिवार को बढ़ाने का काम नहीं किया है, हमने देश को बढ़ाने का काम किया है। नीरज जी, योजनाओं की बात कही, विकास की बात आप कर रहे हैं, तो अभी हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने, जिस पर अखिलेश यादव ने ये दावा किया है कि ये उनकी सरकार की में शुरुआत हो चुकी थी और ये सिर्फ क्रेडिट लेने का काम किया है यूपी सरकार ने और केंद्र सरकार ने। आपका क्या जवाब है? बड़ी हास्यास्पद सी बात लगती है। अखिलेश जी कहते हैं कि ये योजना उनकी थी, तो उनको इस बात को समझना चाहिए कि भारत सरकार की आदरणीय मोदी जी की नेतृत्व में जो योजनाएं हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, वो क्रियान्वित होते हुए कौन कर रहा है, कहाँ से उसके लिए धन आ रहा है, कैसे वो किया जा रहा है, ये सबको विदित है, जनता सब अच्छे से जानती है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में चहुमुखी विकास हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विकास हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, गंगा वे एक्सप्रेसवे कितना बड़ा बन रहा है, डिफेंस कॉरिडोर हो, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस हो, लखनऊ मेरठ का एक्सप्रेस हो। तो ये सब चहुमुखी विकास का एक दृष्टिकोण है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में निवेश भी लोग आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है, अपराधी या तो जेल की सलाखों के पीछे है या पलायन कर गया है, और अपराधी को जहाँ होना चाहिए, आज उत्तर प्रदेश की जनता प्रफुल्लित है इस बात से। तो निश्चित रूप से एक अच्छा वातावरण तैयार किया है।
और अखिलेश जी ने अगर सब कुछ अच्छा किया होता तो अखिलेश जी जीत ही ना जाते 2017 में। जिन्ना को लेकर कई बयान उनके इस वक्त सामने आए हैं जो कि काफ़ी विवादों में हैं। आपको क्या लगता है कि लगातार इस तरह के बयान देने के पीछे क्या मंशा है? अत्यंत निंदनीय है। जिन्ना की प्रशंसा करना भारत के किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी नागरिक को स्वीकार नहीं है। जिन्ना ने देश को तोड़ने का काम किया था, पहले दिन से देश को तोड़ने की बात की थी। और जहां सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर उन्होंने ये बयान दिया, एक तरफ लौह पुरुष सरदार पटेल की बात हो रही है जिन्होंने देश की इतनी रियासतों को जोड़ने का काम किया, देश को एक करने का काम किया, अखंड भारत का निर्माण का काम किया, और जिन्ना ने तो भारत के टुकड़े करने का काम किया। जिन्ना कहाँ से स्वाधीनता संग्राम सेनानी हो गए? जिस व्यक्ति ने देश को तोड़ने का काम किया उसकी प्रशंसा करना यह राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है। बात समाजवादी पार्टी की हो रही है नीरज बोरा जी, तो भाजपा के कहें कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन में इस वक्त जो है आने वाले चुनाव में वो समाजवादी पार्टी को देखा जा रहा है उसके तौर पे। और फिलहाल शिवपाल यादव ने भी हाथ मिलाने के, दोनों ने साथ में आकर चुनाव लड़ने के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। आपको लगता है कि इससे भाजपा के वोट बैंक पे कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। जहाँ घर में एकता नहीं है, घर में ऐसे संस्कार नहीं है कि पिता के तुल्य चाचा का क्या सम्मान करना चाहिए, परिवार के लोगों में एकता कैसी होनी चाहिए, भाइयों में प्यार कैसा होना चाहिए, वो देश की एकता और प्रदेश की एकता की बात करते हैं। और हास्यास्पद इसलिए लगता है कि जो लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से मुकाबला, मैं तो मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का 2022 में किसी से भी मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो बहुमत प्राप्त किया था उससे भी अधिक बहुमत 2022 में प्राप्त करने जा रही है, क्योंकि जनता इतनी दुखी है इन लोगों से, पहचान चुकी है। जब कोरोना जैसी विभीषिका थी उस समय ये लाल टोपी वाले कार्यकर्ता समाज में कहाँ थे? उस समय क्यों नहीं कुशल क्षेम पूछ रहे थे? इनके नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ थे? उन्होंने तो उस समय वो भी दुबक के घर में बैठ गए थे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं कोरोना से संक्रमित होने के बावजूद उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को देख रहे थे और निकलकर जिले-जिले जनपदवार जाकर कोरोना की विभीषिका का सामना कर रहे थे, उसके इलाज की व्यवस्था कर रहे थे। तो ना तो सपा उस समय नजर आई सड़क पर, ना बसपा नजर आई, ना कांग्रेस नजर आई। तो जब हमारे यहाँ तो कहा भी गया है कि जो दुख के समय पर साथ देता है वही सच्चा साथी होता है। तो ये लोग उस समय जब उत्तर प्रदेश की जनता दुखी थी तो उस समय नदारद थे। तो जनता जानती है कि उनका हितैषी कौन है। जनता यह भी जानती है कि उस विभीषिका के समय में, कोरोना जैसे हालात में, देश के प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन देने का जो काम किया, जो अभी भी जारी है लोगों को। और यही कारण है कि 80 करोड़ देश के वासियों को जो राशन मिला। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर एक भी मृत्यु, एक भी मौत भुखमरी से नहीं हुई और कोरोना जैसी विभीषिका का हमने सामना किया। हमें गर्व है प्रधानमंत्री जी पर, हमें गर्व है अपने वैज्ञानिकों पे जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन निकाली और उस वैक्सीन के माध्यम से इस देश में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया। और आज हम लोग जिस तरीके से निर्भीक हो गए हैं और हमें लगता है कि हम कोरोना की तीसरी लहर को रोकने में कुछ हद तक कामयाब हो जाएंगे, तो वह यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के अंदर वैक्सीनेशन फ्री चलाया और हमने जो चैलेंजेस थे उन चैलेंजेस का जम के मुकाबला किया, अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण किया, आईसीयू का निर्माण किया, पीडियाट्रिक आईसीयूज का निर्माण किया। और उत्तर प्रदेश तो वह गौरवान्वित प्रदेश है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 75 जनपद हैं, 75 मेडिकल कॉलेज बनेंगे। हमारी सरकार ने 30 मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, जनपदों में लोगों को बाहर न जाना पड़े, स्वास्थ्य की सेवाएं उसी प्रदेश में, उसी जनपद में मिल सकें। वह कार्य भी हमारी सरकार कर रही है। तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की जनता इससे प्रसन्न है। इस पूरी लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी को आप कहाँ पे देखते हैं? जिस तरह अभी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है कि वो अकेले चुनाव में उतरेंगी और कामयाबी हासिल करेंगी, उनको आप किस तरह देखते हैं? कितना कंपटीशन है? हम तो उनको कंपटीशन में मानते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने कहा हम अकेले लड़ना चाहते हैं, तो वो अकेले इसलिए लड़ रहे हैं कि वो दुकेले भी लड़के देख चुके हैं। 2019 का चुनाव उन्होंने दुकेले लड़के देखा था और क्या हश्र हुआ उनका, उनकी पार्टी का क्या हश्र हुआ। तो अब अकेले उनको लड़ना भी पड़ेगा और इस बार अकेले लड़ने के बाद वो आगे इस लायक भी नहीं रह जाएंगे कि वो चुनाव लड़ें। नीरज जी, आप विधायक हैं और आने वाले चुनाव में फिर मैदान में उतरते हैं, तो क्यों आपको जनता दोबारा चुने? आप क्या कहना चाहेंगे? और
कौन सा दल आपको लगता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में टक्कर का है? मैं पुनः अपनी बात को यही कहना चाहूँगा कि लखनऊ उत्तर विधानसभा, लखनऊ के संसदीय क्षेत्र में एक पिछड़ा हुआ विधानसभा है। इसमें बड़ी क्षेत्र में अनियोजित कॉलोनियों में कच्चा मार्ग था और कोरोना जैसी विभीषिका होते हुए भी हमने लगभग 80% अपने क्षेत्र में कच्चे मार्ग को पक्का करने का काम किया। पेयजल की समस्या का बड़े पैमाने पे समाधान किया और पेयजल के लिए हमने योजना बनाकर, लाइन बिछाकर लोगों को पेयजल के कनेक्शन दिए। हमारे क्षेत्र में सीवर की योजना नहीं थी, जिसमें भारत सरकार की अमृत योजना जो श्रद्धेय अटल जी के नाम पर है, उस अमृत योजना के अंतर्गत लोगों को घर-घर फ्री में सीवर के कनेक्शन करने का काम किया है। हमने सड़कें बनाने का काम किया है। हमने बड़े समस्या जो थी हमारे यहाँ जल भराव की समस्या जानकीपुरम में, उसको दूर करने का काम किया है। हमने जल भराव की समस्या जो पुराने लखनऊ में थी, वहाँ पर दूर करने के लिए पुलिया बनाने का काम किया है। फैजुल्लागंज जैसे क्षेत्र में जहाँ पर महामारी अक्सर हुआ करती थी, वहाँ पर सरकार ने 100 बेड के अस्पताल की संस्तुति प्रदान की है। वहाँ पर हम लोगों ने बहुत पहले ही डिस्पेंसरी प्रारंभ की थी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो गया। हमने फैजुल्लागंज के अन्य क्षेत्रों में भी डिस्पेंसरी प्रारंभ की, जानकीपुरम में डिस्पेंसरी प्रारंभ की। हमारे क्षेत्र में आईटीआई की संस्तुति हो गई है और बहुत शीघ्र आईटीआई भी हमारे यहाँ निर्माणाधीन होगा। हमारे क्षेत्र में सौंदर्यीकरण के नाम पर बड़ा कार्य हुआ है। हमने म्यूजिकल फाउंटेन शुरू किया है घंटाघर में पर्यटकों की दृष्टि से। वहाँ पर एक फूड कोर्ट बन रहा है, एक म्यूजियम बन रहा है। चौक का चौराहा का सौंदर्यीकरण हुआ है, एक मल्टी लेवल पार्किंग बनी है। हमने चौक के स्टेडियम में खेलकूद के लिए दृष्टि से एक बहुउद्देशीय हॉल बनाने का कार्य किया है। मतलब अगर आप देखेंगे तो एक सीरीज़ है, एक पूरी सीरीज़ है जिसमें हमने बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में कार्य किया है और चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मूलभूत सेवाएँ हों, हर क्षेत्र में बहुत कार्य हुआ है। तब जबकि हमारे यहाँ बड़ी विपरीत परिस्थितियाँ रही हैं और उसके बावजूद इस क्षेत्र पे काम हुआ है, लोग संतुष्ट भी हैं और लोगों को लगता है कि जो 20 वर्ष पुरानी समस्याएँ थी, जिसमें इन सारी पार्टियों के कार्यकाल रहे हैं, उनके लोगों ने वहाँ पे झाँकने का प्रयास नहीं किया, वहाँ जाने का तक का प्रयास नहीं किया। हमारे क्षेत्र के लोग इस बात का स्मरण करते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 1000 से ज़्यादा लोग लाभार्थी हुए हैं हमारे क्षेत्र में, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख रुपए मिले और जिसके माध्यम से उन्होंने अपने आवास बनाने का काम किया। बड़े पैमाने पे उज्ज्वला गैस योजना में लोगों को निःशुल्क गैस के कनेक्शन देने का काम किया गया। बड़े पैमाने पे शौचालय निर्माण के तहत लोगों को शौचालय के लिए पैसे दिए गए, जिनको शौचालय बने हैं। तो एक बड़ा कार्य संपन्न हुआ है, लोगों को अनाज फ्री मिल रहा है। तो हर दृष्टि से मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों के इस कठिन इस समय में हम लोगों ने साथ देने का काम किया है और निश्चित रूप से सब लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं। और मैं नहीं समझता, क्योंकि मेरे सामने जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के हैं, अभी तो उनके उम्मीदवार भी नहीं मालूम है कि कौन होंगे और ना ही कोई उसमें से कोई कार्यकर्ता, कोई उम्मीदवार इस कठिन परिस्थिति में पिछले 4.5 साल में कभी यहाँ पर क्षेत्र में भ्रमण के लिए आया या लोगों के दुख सुख में बांटने के लिए आया, कभी नहीं आया। ये तो बात हुई आपकी विधानसभा क्षेत्र की। अगर ओवरऑल यूपी की बात करें तो कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी, जनता के बीच किन मुद्दों को उठाएगी और क्यों सरकार को, यूपी सरकार को दोबारा चुना जाए? इस पर आपका क्या जवाब? देखिए, हमने कहा कि हमारी पार्टी ने नारा दिया है कि सोच ईमानदार और काम दमदार, और ये बात हम लोग बड़े गर्व से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने वही भी आपको बताया कि हमने जो घोषणा पत्र में कहा था वो सब कर दिखाया। पहले पार्टियां हम पर आरोप लगाती थी कि ये लोग कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो रामलला का मंदिर भी बन रहा है, लोगों को तारीख भी मालूम हो गई है कि मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। तो एक बहुत बड़ा काम जो देश में आस्था का था, लोगों की भावनाओं का था, भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है और लोगों की जानकारी में है। धारा 370 समाप्त हो, इसके लिए लोगों की इच्छा थी। आज धारा 370 समाप्त होकर कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन चुका है। तो हम जो कहते हैं वह करते हैं, लोगों को यह विश्वास दिलाने का काम किया है और पुनः जो कहेंगे वो करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए लोग हमें पसंद करेंगे और हम अपनी इन्हीं बातों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। उत्तर प्रदेश में किसी समय में सिर्फ 2 एयरपोर्ट चलते थे, एक लखनऊ का और एक बनारस का। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 14
हवाई अड्डे प्रारंभ हो गए हैं, 14 हवाई अड्डे चालू किए हैं। तो हम हर दृष्टि से, चाहे वह हवाई यात्रा हो, चाहे वह रेल यात्रा हो, हमने हर तरीके से इम्प्रूवमेंट किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करेगा। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा और हवाई चप्पल वाला एक दिन हवाई यात्रा जरूर करेगा। नतीजे क्या रहेंगे, क्या आकलन है? हाँ, हम ये बात पूरी तरीके से, हमें विश्वास है कि हम पिछली बार गठबंधन के साथ 325 थे, तो इस बार हम 350 से अधिक होंगे। हम 350 से अधिक होंगे, लोगों को सांस लेने के लिए सीटें मिलेंगी बस। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी। तो ये हैं भाजपा विधायक नीरज वोरा जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर भाजपा की सरकार प्रदेश में लौटने वाली है और जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे वो पूरे किए हैं और आने वाले दिनों में कई और वादे हैं जिन्हें पूरा करने का इरादा यूपी सरकार में आगे भी रहेगा। तो बेबाक बात में आज बस इतना ही। हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।